दोस्तों जय हिंद। और हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार यूट्यूब के लिए, और जो बच्चे अपने ऐप पर हैं उनके लिए तो चल ही रही है कंटिन्यूअस क्लास। ठीक है, तो आर्टिकल 21 क्या कहता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, मतलब आपको अपने जीवन की रक्षा का अधिकार दिया गया है। मतलब अब संविधान क्या कहता है, हमारा मूल संविधान क्या कहता है, सुनिए बात बहुत इंपॉर्टेंटली है, बहुत ध्यान सुनिएगा कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण मतलब उसके जीवन से या दैहिक स्वतंत्रता से, जो उसके अपने शरीर को रक्षा करने की स्वतंत्रता है, उससे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है और कोई तरीका नहीं है। मतलब समझिए, अगर किसी ने कोई ऐसा अपराध किया है जिस अपराध के लिए किसी को मृत्यु दंड दिया जा सकता है, तो वो तो ठीक है, वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, क्योंकि आपने अपराध किया और अपराध का दंड तो मिलेगा। ठीक है, और जिसके लिए मृत्यु दंड दिया है वो बहुत संगीन अपराध होगा। ठीक है, और कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं होगी जिससे किसी को भी उसके प्राणों से वंचित कर दिया जाए। अब थोड़ा सा इसको बहुत सिंपल तरीके से समझ लीजिए। प्रत्येक भारतीय को न सिर्फ जीवन बल्कि गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार दिया गया। इसलिए जीवन के अधिकार में वे सभी आयाम सम्मिलित हैं जिसमें मनुष्य का जीवन सार्थक, संपूर्ण और जीने योग्य बनता हो। अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, वो मैंने आपको जो बताया। ठीक है, अब क्या मतलब हुआ कि यह अनुच्छेद राज्य की मनमानी शक्तियों पर एक प्रतिबंध लगाता है कि आप किसी को भी चाहो दंड नहीं दे दोगे। ठीक है, मतलब राज्य एक सुनिश्चित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी व्यक्ति को उसके जीवन की स्वतंत्रता से वंचित कर सकता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने वो संगीन अपराध किया है जिसके लिए पहले से ही उसके लिए दंड मृत्यु दंड के रूप में निर्धारित है, तो ठीक है। ठीक है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के मतलब प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, यह ब्रिटिश परंपरा से ली गई प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत क्या करा जाता है, इसके अंतर्गत ये देखा जाता है या जांच की जाती है कि क्या कानून प्रक्रियागत रूप से सही है। हालांकि न्यायपालिका को इस कानून के उद्देश्यों को चुनौती देने की अनुमति नहीं है। वहीं दूसरी ओर एक प्रोसेस और होती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसे बोलते हैं विधि की सम्यक प्रक्रिया। चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है। भारत में हम लोगों ने दो बात की, एक होती है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, एक होती है प्रोसीजर, ठीक है, एस्टेब्लिश बाय लॉ। एक तो ये होता है, ठीक है, आप लोग उसको नोट करते जाइए। और दूसरी होती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, सेकंड होती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब देखिए, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ ये हमने ब्रिटिश या ब्रिटेन से लिया, ये परंपरा हमने कहां से ली है, ये ब्रिटिश परंपरा से। यहां पर ये जांच कर सकते हो कि क्या कानून प्रक्रियागत रूप से सही है। ठीक है, याद रखना। वहीं दूसरी ओर जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये यूएसए से लिया गया। ये जो प्रोसेस है ना वो यूएसए से ली गई, बच्चों उसको नोट डाउन करते रहिएगा तो। ठीक है, अब अमेरिका में जो न्यायपालिका है, ठीक है, वहां पर एक उसकी एक अभिव्यक्ति है जिसके अंतर्गत न्यायपालिका कानून को न केवल प्रक्रियागत आधार पर बल्कि इसके औचित्य के आधार पर भी चुनौती दे सकती है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जो अमेरिकन न्यायपालिका है वो कानून को न केवल प्रक्रियागत आधार पर बल्कि इसके औचित्य के आधार पर भी चुनौती दी जा सकती है। तो यहां पर चुनौती दे सकते हो आप, ठीक है, यहां पर चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, यूएसए में प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में क्या था, कानून प्रक्रियागत रूप से सही है, हालांकि न्यायपालिका को इस कानून के उद्देश्यों को चुनौती देने की अनुमति नहीं है। यहां पर चुनौती नहीं दे सकते आप, न्यायपालिका को यहां पर चुनौती देने का अधिकार नहीं है, चुनौती नहीं दे सकती। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद पढ़ना है, एक केस में आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आपको पता होना चाहिए इस केस के बारे में।
एन के गोपालन 19 दो केस है अपन को पढ़ना है। एक 1950 का केस है, ठीक है, एन के गोपालन केस, और एक केस है 1978 का, ठीक है, मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस, ठीक है। अब देखिए, गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह मत दिया था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के प्रावधान को अपनाकर हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ब्रिटिश संकल्पना को अपनाया है, ठीक है, तथा अमेरिका की सम्यक प्रक्रिया की संकल्पना को नहीं अपनाया गया है, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने क्या कहा कि हमने क्या था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को याद रखना, हम यहां पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, इसी को अपनाया, ठीक है। अब याद रखना, उच्चतम न्यायालय ने संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की गोपालन केस 1950 में सूक्ष्म व्याख्या की और यह भी कहा कि इस अधिकार के तहत सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है, न कि विधानमंडल प्रक्रिया के विरुद्ध। याद रखिएगा, यहां पर क्या कह रहे हैं, गोपालन केस में जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है क्या है, ये तो कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं कि कार्यकारी प्रक्रिया से तो सुरक्षा है, कार्यकारी प्रक्रिया से तो सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन विधानमंडल प्रक्रिया के विरुद्ध नहीं, विधानमंडल प्रक्रिया के विरुद्ध नहीं। दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं गोपालन केस में, ठीक है। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को कानूनी आधार पर रोक सकता है, समझ गए, राज्य क्या कर सकता है, इसको कानूनी आधार पर रोक सकता है। इसका मतलब समझिए, कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध तो सुरक्षा मिली हुई है लेकिन विधानमंडल प्रक्रिया के विरुद्ध नहीं। इसका मतलब सीधा सीधा है कि राज्य कानूनी आधार पर, राज्य क्या कर सकता है, मैं पहले लिख देता हूं फिर आप लिख लीजिएगा, कि राज्य कानूनी आधार पर, ठीक है, इस अधिकार को रोक सकता है, इस अधिकार को। गोपालन केस 1950 की बात कर रहे हैं। अब पहले आप इसको नोट कर लीजिए, गोपालन केस क्या कह रहा है कि राज्य कानूनी आधार पर इस अधिकार को रोक सकता है, क्योंकि विधानमंडल प्रक्रिया के विरुद्ध यहां पर सुरक्षा नहीं मिली हुई, लेकिन कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध आपको सुरक्षा मिली हुई। अब देखिए, दूसरा केस जो था यहां पर मेनका गांधी का केस 1978। अब 1978 वाला केस अगर हम लोग लेते हैं, मेनका गांधी का 1978 मेनका गांधी केस। अब इस केस को समझिए, मेनका गांधी केस को, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधि की सम्यक प्रक्रिया में ही निहित है, मतलब दोनों प्रक्रिया एक ही है। मतलब वो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि विधि द्वारा, इस केस में इंपॉर्टेंट डिसीजन है बहुत, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, येलो से कर दे रहा हूं, कहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, विधि की सम्यक प्रक्रिया में ही निहित है। इसको नोट कर लीजिए, यहां पर क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में बड़ा अच्छा डिसीजन दिया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधि की सम्यक प्रक्रिया में ही निहित है, मतलब हम दोनों प्रक्रियाओं को यहां पर फॉलो करते हैं। अब समझना है आपको, नोट कर लिया होगा, अब समझिए इस बात को कि उच्चतम न्यायालय ने इस केस में पहली बार अमेरिका की विधि की सम्यक प्रक्रिया की संकल्पना को स्वीकार किया, जबकि गोपालन केस में क्या कह रहा था कि सिर्फ ब्रिटेन की जो संकल्पना थी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वो उसी को स्वीकार कर रहा था, विधि की सम्यक प्रक्रिया में वो विश्वास नहीं कर रहा था, ठीक है। अब यह निम्नलिखित तर्कों पर लागू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेनका गांधी का, कि आर्टिकल 19 और 21 को क्या नहीं, कुछ इसको कह सकते हो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर युक्ति युक्तता का समान मापदंड है,
अनुच्छेद 21 के लिए भी लागू किया जाना चाहिए। जो आर्टिकल 19 के लिए लागू है वो 21 के लिए भी लागू किया जाना चाहिए। 21 को अनुच्छेद 19 के साथ जोड़कर व्याख्या की गई और पहली बार प्रक्रिया की युक्ति युक्तता मतलब प्रक्रिया मनमानीपूर्ण या औचित्यपूर्ण ना हो पर बल देते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को अपनाया गया। तो यहां पर ध्यान देना 19 और 21 को जोड़कर व्याख्या की गई, को जोड़कर बात की गई, ठीक है। और यहां पर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को अपनाया गया, यहां पर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को अपनाया गया। अब ध्यान दीजिएगा, यह भी स्पष्ट किया गया कि आर्टिकल 19 और 21 परस्पर अपवर्जनकारी नहीं है, मतलब वो अलग अलग नहीं है, बल्कि वो तो एक दूसरे को बल प्रदान करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़कर यहां व्याख्या की गई। केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करना ही पर्याप्त नहीं है। यहां पर क्या कह रहे हैं कि केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करना ही पर्याप्त नहीं है, न्यायालय को समीक्षा करने और कानून की युक्ति युक्तता पर सवाल उठाने का अधिकार भी मिल जाता है यहां से। तो प्रतिबंध उचित, न्याय संगत और निष्पक्ष होने चाहिए, मनमाने ढंग के नहीं होने चाहिए कि राज्य मनमाने ढंग से वो प्रतिबंध लगा दे। तो जो कि यहाँ पर एन गोपालन केस में बात किया था, विधानमंडल प्रक्रिया के विरुद्ध यहाँ पर संरक्षण सुरक्षा नहीं मिली थी, लेकिन मेनका गांधी केस में डिसीजन को पलट दिया गया और क्या कहा गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधि की सम्यक प्रक्रिया में ही निहित है, ठीक है। केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करना ही पर्याप्त नहीं है, न्यायालय को समीक्षा करने और कानून की युक्ति युक्तता कि कानून सही है कि नहीं पर सवाल उठाने का अधिकार भी प्राप्त होता है। तो प्रतिबंध उचित, न्याय संगत और निष्पक्ष होने चाहिए, ठीक है। तो भारत में परंपरागत रूप से ब्रिटेन में प्रचलित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत का अनुपालन किया जाता रहा है। हालांकि 1978 के बाद भारत में हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया दोनों का अब अनुपालन करते हुए चीजों को देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि न्यायिक व्याख्या द्वारा आर्टिकल 21 के क्षेत्र का विस्तार कैसे किया गया, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं